अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लॉन का 2 पीस ड्रेस लोकल मार्केट से मैंने बाय किया है। 4 गज़ ये फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई 58 इंचज़ है। इसके बैक के ऊपर आपको इसका डिज़ाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। फ्रंट की तरफ तो इतना नहीं दिख रहा, लेकिन फ्रंट की तरफ आपको इसकी ब्लॉक प्रिंटिंग ज़्यादा नुमाया है, जो कि बैक पे नहीं दिख रही। बहरहाल इसमें से हमने सबसे पहले ट्राउज़र्स की कटिंग करनी है। ये पूरे एक ड्रेस का हमारे पास फैब्रिक है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं बॉक्स ट्राउज़र की ही एक शेप शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे पाइंचा कितना चाहिए। उस पाइंचे के हिसाब से ये लाइनें मुझे गाइड कर रही हैं कि कपड़ा मुझे यहाँ फ़ोल्ड करना है। बड़े अर्ज़ के कपड़े में यही होता है कि हमें कपड़ा उतना ही फ़ोल्ड करना होता है जितनी ज़रूरत। एकदम से हम काट के कपड़ा सेपरेट कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी होती। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 19 इंच चौड़ाई के ऊपर फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और ऊपर से कपड़ा स्ट्रेट करने के बाद इलास्टिक मार्जिन का निशान लगाया। इसके ऊपर मैंने कितने सारे डिफरेंट चॉक्स को ट्राई करके देखा है। हर कलर तो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद था, तो चॉक इतना विजिबल था नहीं। तो मैंने वाइट कलर के चॉक को 3-4 दफ़ा जब इसके ऊपर सही से फेरा है तो वो आप लोगों को नज़र आ गया है वीडियो के अंदर। इस वजह से आपको जगह जगह नज़र आएगा कि मैंने वाइट कलर के चॉक को 2-3 दफ़ा इस तरीके से डार्क करके आपको दिखाने की कोशिश की है। चले जनाब, जब हमने इलास्टिक मार्जिन का निशान लगाया, उससे नीचे जो सेकंड निशान मैंने लगाया है वो आसन या सेंटर सीट का है, जो कि 10.5 इंच मीडियम साइज़ का हमेशा से मैं लगाती चली आई हूँ। और यहाँ इलास्टिक के जो मार्जिन था उससे बॉटम की तरफ मैंने 38 इंचज़ लॉन्ग ट्राउज़र का निशान लगाया है और उसके बाद आधा इंच या पौन इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो बैक की तरफ फोल्डिंग होगी पाइंचे में वो हमें अलहदा से लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो 38.5 इंचज़ मेरे पास टोटल लेंथ है उसमें मैंने डार्क करके निशान लगाया है और 38 इंचज़ पे भी लगा दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इलास्टिक मार्जिन पे जो फोल्डेड साइड अब कपड़ा जाहिर सी बात है मेरी तरफ आया है, तो वहाँ से मैंने इलास्टिक मार्जिन पे आधा इंच अंदर, और ये जो थाइस का मार्क जो 10.5 इंच नीचे हम लगाते हैं, ये थाइस की गोलाई इसके ऊपर बेसिकली होती है, तो वहाँ पे मैंने पौन इंच का मार्क लगाया है। आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट ड्राफ्टिंग भी करूँगी, थोड़ी सी डिफरेंट इसकी स्टिचिंग भी आपसे शेयर करूँगी, ताकि आपको एक और नया आइडिया मिल जाए कि ऐसे नहीं तो वैसे हम काम कर सकते हैं। तो जो मैंने थाइस के ऊपर पौन इंच या 3/4 इंच का निशान लगाया था, उसके बाद मैंने 14 इंचज़ का थाइस यहाँ पे लिया है। लॉन के फैब्रिक पे बहुत ज़्यादा टाइट ट्राउज़र्स नहीं चलते हैं, तो उसको मैंने 14 इंचज़ रखा है और बाहर की तरफ 2 इंच का निशान लगा है। अब थाइस तो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए, कमर तो इतना मार्जिन नहीं रखती मीडियम साइज़ में, तो हम क्या करेंगे कि कमर का निशान हम वही 4th पोर्शन जो हमारी कमर का होता है उसमें हम 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा जो लेते हैं, अगर तो ऊपर हमें प्लीट नहीं डालनी है तो हम वही 12 इंच रखेंगे और इस तरह 14 इंचज़ जो हमारे पास विड्थ थी थाइस की उससे उसको मिला देंगे, और जो 2 इंच बाहर की तरफ था उससे आपने ट्राउज़र्स की हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। अब जो ये आगे की तरफ राउंड शेप देते होते हैं ना, ये भी थाइस के अंदर इंक्लूड होता है, ये आसन में भी इंक्लूड होता है, तो ये थोड़ी सी बातें अपनी आपने जहन में रखनी है, फिर उसके हिसाब से चलना है। अब जो ये टोटल मेजरमेंट्स हैं ये 16 इंचज़ आई हैं। इसका सेंटर करेंगे तो हमारा हो जाएगा हाफ़, और हाफ़ को आप बिल्कुल कॉर्नर से मेजर कीजिएगा। इसकी क्या वजह होती है कि हमने पाइंचे के ऊपर भी सेम निशान लगाना होता है, नहीं तो फिर जब आप ट्राउज़र्स को लास्ट में इस्त्री करती हैं और साइड की क्रीज़ लगानी पड़ती है ना, तो दिक्कत हो जाती है। अक्सर बहनें फिर यही सेंटर को शायद नहीं देखती हैं, जिसकी वजह से बाद में वो प्रॉपरली आयरन भी नहीं होता। तो सेंटर के ऊपर हम लोगों ने पाइंचे पे निशान लगा लिया, वही कॉर्नर से दूरी के ऊपर, और सेंटर पे ये देखें मुझसे भी कपड़ा इस तरह उलझा करता है, तो थोड़े से एहतियात के साथ काम करना पड़ता है। तो अब मैंने इसके सेंटर पे निशान लगा लिया है। इसके दाएं बाएं मैं 8.5 इंच सेंटर से एक तरफ निशान लगा रही हूँ, 8.5 इंच दूसरी तरफ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आपको एग्जैक्ट पाइंचा तैयार करना होता है या बॉटम तैयार करना होता है ट्राउज़र का, उसका फ्रंट पे ही आप मेजरमेंट्स ले लिया करें। जो सिलाई का मार्जिन होता है वो हम बैक पे ले लेंगे, ऑटोमेटिकली वो एक जितना हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारे पास बाहर की तरफ की जो सिलाई होती है पाइंचे की, उनको हमने थाइस के निशान को बॉटम के निशान से इस तरह मिला देना, बिल्कुल ही स्ट्रेट आएगा। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी से निशान लगा देते हैं, और मुझे देखें कितनी तगदो करना पड़ी है। ये वही लोकल मार्केट से लिया हुआ 20 रुपये वाला चौक है। ये 3-4 अभी टुकड़े टुकड़े भी हो जाएगा, देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त भी नहीं करता। चलें जी, इन सीम वाली जो सिलाई है या इन सीम वाला जो निशान हमने लगाया था
गुलाई वाला थाइस की तरफ से, उसको हमने पाइंचे का जो निशान 8.5 इंच लगाया है उसके साथ मिला देना है। यहाँ तक हमारी फ्रंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अभी तो इतनी विजिबल नहीं है, चले अब नज़र आएगी। सबसे ऊपर हम लोगों ने इसका स्ट्रेट कर लेना है फैब्रिक, ये इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर ये तिरछान आपके ट्राउज़र्स में, शॉर्ट्स में या फिर बाजू में कहीं पे भी आ जाती है, वो हिस्सा जो कि ख़ास करके गोल सिलना होता है, तो शलवार हो गई, ट्राउज़र हो गए, कमीज़ हो गई, वो गोल घूमती रहती है, इवन के स्लीव्स भी गोल घूमती रहती हैं, तो आपको ये निकालना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद हम लोगों ने जो ऊपर नेफ़ा फोल्डिंग कहा जाता है बेसिकली इसे, और उसको हमने बैक की तरफ प्रॉपर्ली फोल्ड करना है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने कपड़ा इसमें से एक्स्ट्रा नहीं निकाला है, जैसे मैं शलवार का अलग निकाल लिया करती हूँ, ट्राउज़र का नहीं निकालेंगे, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा इसमें से बच सके। अब हमेशा नेफ़ा फोल्डिंग को जो 2 इंच लें, 2.5 इंच गहरा लें, उसको यूँ फोल्ड करके कटिंग कर लिया करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हल्की सी गुलाई आपने आउटर सीम की दी हुई है वो एग्जैक्ट इसके बराबर करती है, नहीं तो बढ़ा कम छोटा हो जाता है, फिर नेफ़ा फोल्डिंग में आपको मसला होता है। अब हमने बॉटम के ऊपर जो ½ इंच का ज़्यादा मार्जिन रखा था उसके हिसाब से इसकी बॉटम से कटिंग कर लिया। फिर ये देखिए कि हम लोगों ने आसन की कटिंग, आसन को सेंटर सीट भी कहा जाता है। अक्सर बहनें कहती हैं आप इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, हमें समझ नहीं आती। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उर्दू भी दूबदू बोला करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा जनाब, इसको कर लेते हैं कंप्लीट। फिर बारी आती है कि अब मैंने पता क्या किया, जो फ्रंट वाले पल्ले काटे हैं उसका सीधा हिस्सा ऊपर रख दिया, ऊपर कमर की तरफ यानी लंबाई में आसन की तरफ 2.5 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है, और इसी तरीके से हमने चौड़ाई में फ्रंट की निस्बत 2.5 से 3 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है। अब देखें कमर की साइड से हम लोगों ने 1.5 इंच बाहर की तरफ लेना है। ये ज़्यादा कोई हेल्दी बच्ची का ड्रेस नहीं है, तो इस वजह से मैंने फिर इसे 1.5 इंच रहने दिया। अगर थोड़ा सा हेल्दी बॉडी होता तो मैं 2 इंच भी कर लेती। स्ट्रेट लाइन बॉटम तक ड्रॉ कर लिया, और जो फ्रंट का आसन है हमारे पास उसको बाद हम ले जी चाक टूट गया जाता यहाँ से हम लोगों ने 2 इंच 2.5 इंच भी बाहर ले सकते हैं। अच्छा, जो बहनें ये कहती हैं कि हमसे इलास्टिक लगाते हुए ऊपर कमर में वो जो ढलान आती है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो हम लोगों से नहीं कवर होती है, उसमें उरेपन आ जाता है, उसमें सिलवटें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो वो आसन यहाँ से थोड़ी चौड़ी बैक की रख लिया करें, ऊपर से वो 1 इंच ऊपर रख लिया करें। दोनों का मकसद एक ही है, जो ऊपर ये वाला हिस्सा जा रहा है ये भी आपकी बैक की आसन बढ़ा रहा है, और जो आपका आसन की तरफ पीछे की तरफ बढ़ रहा है वो भी आसन की लंबाई तो बढ़ा रहा है। तो दोनों में से कोई एक काम कर लीजिएगा, कभी मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। चलिए जनाब, अब ये तिरछान वाला हिस्सा हम लोगों ने बैक की तरफ बढ़ा दिया है, और यहाँ से पाइंचा बस अब हम जितना ही बचेगा, क्या ही बचेगा 2 इंच, क्योंकि फ्रंट की तरफ तो ऑलरेडी मैंने उतना ही मार्जिन लगाया जितने पाइंचे मुझे तैयार चाहिए ना। तो अब हम स्केल की जो शेप फ्रंट की तरफ रखी थी, जितनी दूरी पे रखी थी, जितनी गुलाई पे, वही गुलाई बैक की तरफ होनी चाहिए, यानी कि स्केल को ऊपर नीचे कर देना है। अब बैक पे हम लोगों ने ऊपर तिरछान जो ये है इसको कट कर लेना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसकी आसन को कट कर लेना है, और आसन यहीं से इसकी लंबी हो जाएगी। और फिर इसके बाद हमने इन सीम को और आउटर सीम को भी और बॉटम को भी कट कर लेना है। चले यहाँ से पहले हम इन सीम को पहले कट कर लेते हैं। अच्छा, इस दफ़ा फिर से मैंने ये वीडियो दोबारा से उसी स्पीड पर रहने दी जिस स्पीड पे मैं काम कर रही हूँ। खुद से इंसान काम करता है ना, तो थोड़ा चले तेज़ी से हाथ चला लेता है। जब वीडियो होती है तो साथ में दूसरे बंदे ने कैमरा उठाया हुआ होता है, तो उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। इस वजह से फिर थोड़ी सी वीडियो जो होती है ना कम स्पीड की होती है। अब जो हम इसके बाहर वाला हिस्सा है इसको छेती छेती के साथ कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ये इसलिए मुझे बार बार हाथ रख के काम करना पड़ रहा था कि पंखा मुझे नहीं हवा देता गर्मियों में, पंखा कपड़ों को हवा देता है, तो इस वजह से कपड़े ज़्यादा उड़ते हैं। बहरहाल जी, अब हमने इसका जल्दी जल्दी से बॉटम, अच्छा देखें हमेशा बाहर की तरफ वाला बॉटम वाला हिस्सा उतना ही कटता है जितना फ्रंट वाला पल्ला होता है। अब बारी आती है जनाब के बॉटम को हम कैसे हल्की सी गुलाई देंगे। इसे सेंटर से फोल्ड कर लीजिएगा और तकरीबन 1/4 इंच के करीब, बिल्कुल कोने से नहीं गुलाइयाँ लेके चली जानी, सेंटर से 2 इंच छोड़ के ले जाएगा, बस इतना ही कट करना है। फिर इसके बाद ये जो हमने ट्राउज़र कट किया फ्रंट वाला पल्ला, उसकी चौड़ाई से कपड़ा बचा हुआ ज़्यादा है। बैक का पल्ला जहाँ से कट किया उसकी चौड़ाई का कपड़ा कम है, तो हम फ्रंट के पल्ले वाले के साइड से जो कपड़ा बचा है उसे 4 तहें कर रहे हैं। तो हमारे फ्रंट के दोनों पीसेस, बैक के दोनों पीसेस के बॉटम फोल्डिंग के कपड़े हमें यहाँ से मिल जाते हैं। ये बड़े अर्ज के कपड़े की बात कर रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर बैक का ट्राउज़र का जो पाइंचा था बिछा लिया, उससे भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ही कट किया है। और यहाँ से मैं इसको बैलेंस करके इसलिए दिखा रही हूँ कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें कि हम किस तरीके से कपड़े को इस्तेमाल करें, इस तरीके से कि अगर घर में कोई छोटी बच्ची भी है तो उसका भी ड्रेस निकल आए, कुछ ना कुछ तो निकल ही आए ना, फ्रॉक वगैरह, नहीं तो कपड़ा मिनिमल हमारा ज़ाया हो।
अब मैंने बैक के पल्ले बिछा लिए थे दोनों और उसको राउंड शेप जो दी थी उसके अकॉर्डिंग जो इसके बैक के ऊपर पलट के जाने वाला फैब्रिक है उसको भी राउंड शेप में कट कर लेंगे। सेम यही काम हम लोगों ने फ्रंट के दोनों पल्लों पर भी कर लेना है। अच्छा जनाब, अब ये देखें ये भी मैंने कर लिया। इसके बाद मेरे जहन में अचानक से ख्याल आया है कि मैं हमेशा सादे सादे ट्राउज़र सीती, वैसे सादे ट्राउज़र्स ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, मोती वगैरह का तो मेरे सेंस नहीं बनता क्योंकि फिर उसके कटापिटी करके दोबारा से लगाने के बाद और इतने प्रिंटेड गंभीर प्रिंटेड में नहीं अच्छा लग रहा था। तो ये वाली लेस मेरे पास काफ़ी टाइम से मौजूद थी। इसके मुझे चाहिए थे फ्लावर्स, मुझे बिल्कुल एक मामूली सा कुछ ऐसा चाहिए था कि मैं इसके पांचे पे डिज़ाइनिंग कर सकूं। अच्छा जनाब, अब मैंने एक पल्ला ले लिया, कोई भी ले लीजिएगा, फ्रंट बैक का चारों पे हमने सेम ही काम करना है। इसकी सिलाई के मार्जिन जो साइड पे आएंगे उससे 1.5 इंच छोड़ा, फिर इन दोनों के बीच का गैप आप लोगों ने देख लेना कितना और इंचेस टेप को ही उठा के आप लोगों ने इसका सेंटर कर लेना है। ये बेहतरीन तरीका होता है किसी भी निशान को आधा करने का, आधे से आधा और आधे से मज़ीद आधा करने का। ये हमारा सेंटर का निशान आ गया ना। इसके बाद हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरीके से बैलेंस करना है और यहाँ तक। अगर आपके फ्लावर्स बड़े तो इतनी ही दूरी पे लगाएं, मेरे फ्लावर्स जो कि बहुत ही छोटे हैं तो मैं इसको मज़ीद एक दफ़ा और छोटा करूँगी। मेरे ख्याल में ये टोटल 9 निशान लग गए हैं, अगर आप काउंट कर लें, नहीं तो 8 तो होंगे ही होंगे, आखिर में मैंने गिने भी थे। अच्छा जी, ये सबसे ज़्यादा लेंथ वाला काम था, यानी इस तरह का था कि मुझे अलहदा से हर चीज़ काटनी पड़ रही थी, लगानी पड़ी थी, वरना तो एक ये होता है ना कि सीधा सीधा कपड़ा ला के तो पीछे पलट दो तो गला ख़त्म कर छोड़ो, वो चीज़ नहीं थी ना। तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंट भी देखना चाहिए और थोड़ा सा अपने हिसाब से भी चलना चाहिए कि आजकल की बच्चियाँ थोड़ा डिफरेंट पहनना भी पसंद करती हैं। बहरहाल जी, इसको हम लो चौक एक दफ़ा और टूट गया। एक सूट के ऊपर एक चौक तो मेरा ये वाला ही टूटता है, दूसरे वाले नहीं टूटते, लेकिन अब इस पर वाइट ही चलाना था, ये भी तो था ना। बहरहाल जी, कितने मैंने फिर भी गिने हैं, मेरे जहन में कोई नहीं, 8 के 9 जितने भी बने हैं। इसके बाद ये फ्लावर्स की 2 पेटल्स लेनी है। इसके सीधे वाले साइड पे मैंने UHU लगा के आपको बता दिया, निशान लग गए हैं। आपने वो चौक यूज़ करना है कपड़ों पे हमेशा जो कि ख़त्म हो जाता है, ये ना हो बाद में लगा के सीधे पासे कबो नीला तू सानू मशवरा दिता सीगा। अक्सर बहनें अभी भी यही करती हैं कि आपने ऐसा बताया था, तो मैं जो चीज़ें करके दिखाती हूँ वो तो मैं अपना पूरा ड्रेस तैयार करके दिखा देती हूँ, उसमें जिसके पास भी ड्रेस जाता है ना तो कोई कंप्लेन आती है ना कुछ। आपने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा किया था, तो बहन मैंने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखा था, तो आप भी ये ध्यान रखें। इसकी सिर्फ 2 पेटल्स के ऊपर अगर आपको UHU नहीं समझ में आ रही, साथ साथ फूलों को रखती जाएं, साथ साथ वैसे स्टिच करें जैसे मैं अभी आपको स्टिच करके बताऊंगी, आगे ना बात समझ में। इसके बॉटम पे लगने वाला जो फैब्रिक है उसको 1/4 इंच के करीब मैंने बैक की तरफ से फोल्ड कर दिया है। इसको अब रखेंगे मशीन के नीचे और 1-2 चीज़ें यहाँ पे आपको मैं गाइड कर दूँ। पहली चीज़ कि हम लोगों ने जब सिलाई स्टार्ट करनी है तो ये फैब्रिक जो एक्स्ट्रा लग रहा है इसके किनारे पे लगेगी। दूसरी चीज़, मैंने फूलों को काट के इसलिए लगाया कि अगर मैं पूरी लेस लगा दी तो खाम खा मेरे पांचे के ऊपर फजूल से झोल आते, दिखाने तो मुझे फूल ही थे ना बाबा। तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपकी मशीन इन फूलों पे आके थोड़ी सी अड़ियल सी हो रही है तो आप लोगों ने थोड़ा सा कपड़ा पीछे से ऐसे खींच लेना जैसे मैंने आपको खींच के दिखाया है। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में, मशीन आप चला रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपकी मशीन किस तरीके से चल रही है। दूसरा बंदा सिर्फ आपको रहनुमाई कर सकता है। बहरहाल जी, अब हमने इसको जैसे किया था सिलाई वैसे ही इसको कर लेंगे प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि जो सिलाइयाँ जहाँ पे होती हैं वहीं पे आराम से अपनी जगह पकड़ लेती हैं। हालांकि जगह तो उसने पहले पकड़ी होती है, लेकिन हल्का सा हमसा आया होता है ना, क्योंकि चौड़ाई पे लंबाई का कपड़ा मैंने लगाया। फिर जनाब जी, इसके बाद हम लोगों ने इसको जब पलटा तो छोटे छोटे फूलों की 4-4 पत्तियां नमूदार हो गई हैं, ये नज़र आएंगी। अब इसके बैक के ऊपर आप लोगों ने फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर देना है और मैंने यहाँ निशान लगाया है, यानी ये पट्टी जो मैंने लगाई थी ना बैक के ऊपर, ये कोई समझ लें आप 4.5 इंच की थी, तो अब मैं 3.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और बाकी का कपड़ा बैक की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने आपको और बतानी है। पहली ये कि आप लोगों ने 2 पल्ले एक जैसे पहले तैयार कर लेने हैं। जैसे आप फ्रंट के पल्ले तैयार कर रही हैं तो दोनों फ्रंट के पल्ले पहले तैयार कर लें, अगर आप बैक के तैयार कर रही हैं तो बैक के दोनों पल्ले तैयार कर लें। उनमें से फ़र्ज़ करो मैंने ये बैक के पल्ले पहले तैयार किए, तो इसके ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको यहीं पे तुरपाई कर ले। अच्छा, मैं ना अक्सर ये डबल साइडेड टेप लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने नया रोल खोला है तो मैं दिखा रही थी कि ये भी ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए, ये भी इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर बहनें मुझसे ये भी सवाल कर जाती हैं मासूमियत के अंदर कि एक हिस्सा आपने तुरपाई किया था, दूसरा नहीं करना क्या? डबल साइडेड टेप निकल नहीं जाती? अरे बाबा, निकल जाती है। तुरपाइयाँ मैं तुरपाई से बचने के लिए फ़ौरन से तभी तो आप लोग को ये दिखा दिया करती हूँ,
वो मैं बाद में तुरपाइयाँ किया करती हूँ और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होता है मेरा तुरपाइयाँ करते हुए। उसी वक्त अगर सिलाई की हो, तुरपाइयाँ करने बैठ जाओ तो इंसान सिलाई से थक जाता है। ये मेरी अपनी थॉट है, ठीक है। अच्छा, फ्रंट के दोनों पल्ले मैंने ऐसे तैयार किए हैं कि जिसमें मैंने सब पलटा दिया, लेकिन तुरपाई नहीं की। बैक के दोनों पल्लों को पलटा के तुरपाई कर दी है। आगे बात समझ में। अब बात आती है कि हमने इनकी फ़िटिंग करनी है। फ्रंट के बैक के पल्लों को हम लोगों ने आपस में स्टिच करके 2 सेपरेट पीसेस तैयार करने हैं। तो अब हम साइड की फ़िटिंग हमेशा पहले करते हैं, यानी कि सिलाई बाद में लगाया करते हैं। अच्छा, मुझसे किसी बुज़ुर्ग ही हैं या शायद बहन है, कोई भी है, उन्होंने कहा आप म्यानी नहीं डालती, तो मैं ट्राउज़र की इतनी डिटेल में कटिंग स्टिचिंग क्यों बताती हूँ कि अगर मुझे म्यानियाँ शलवारों में भी डालनी हो या ट्राउज़र्स में भी डालनी हो। मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ म्यानी डालने के। मुझे अक्सर कोई फ़िटिंग के लिए देता भी है तो मैं नहीं करती होती ऐसी फ़िटिंग, मुझे पता नहीं इरिटेशन होती है। कईयों की ज़रूरत होती है, मुझे नहीं इस चीज़ की लगती ज़रूरत जैसी मैं कटिंग करती हूँ। अच्छा जी, अब साइड की फ़िटिंग आपने वैसे ही करनी है जैसे कि मैंने आपको ट्राउज़र्स फोल्डिंग की बताई हुई है, बारहा बताई हुई है। आपने फ्रंट का पल्ला बैक के साथ लेंथ में एक जितना रखना है, और जो ये बढ़ा हुआ कपड़ा हमने बैक की तरफ तुरपाई नहीं किया था, इसको ओवरलैप करके बैक की तरफ ले आना है। और फिर चारों हिस्सों को, यानी फ्रंट एंड बैक के हिस्सों को, एक हिस्सा तो हमने पहले ही तुरपाई कर दिया बैक का ये वाला हिस्सा, तो इसमें तो एक हिस्सा ही आज़ाद है ना, तो इसमें आसान हो जाता है सिलाई कर देना और एनोफेरेसी सिलाई कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो सिलाइयाँ करती हैं ना ये वाले हिस्सों में, इसमें कोई हिस्सा खींच देती, कोई हिस्सा नहीं खींचती, ये काम नहीं करने। कपड़े की जो असल बनावट होती है ना, उसी बनावट के ऊपर सिलाइयाँ होती हैं। इसको यहाँ फ्लिप कीजिएगा तो आराम से आपका ये हिस्सा बन गया, ठीक है। चलें, इसी तरीके से आपने अब क्या करना है, पलटा के इसकी ये जो कि आउटर सीम थी, तो इसको आपने सिलाई बिठानी है। फिर इसके बाद हमने इसकी इन सीम की सिलाई करनी है। उसके लिए दोबारा से देख लें कि फ्रंट एंड बैक के पल्ले को लेंथ में एक बराबर लेना है, और फिर इसे यूँ फ्लिप करके, जो हमने फ़ोल्ड ही किया हुआ था, तुरपाई नहीं किया हुआ था, इसको फ्लिप करके ले जाना। एक दफ़ा ऊपर आया, एक दफ़ा नीचे आया। ऑब्वियसली सिलाई का ये होता है कि मैं कम कपड़ा हमेशा राइट हैंड साइड पे रखती हूँ। हर एक का अपना अपना होता है कि कौन सा हाथ बैठता है सिलाई के ऊपर, तो वो उस हिसाब से काम लेके चलता है। चलो जी, अनुच्छेद छेती कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद, अच्छा, अक्सर बहनें कहती हैं आप मिस्त्री का बड़ा इस्तेमाल करती हैं, तो मेरी बहनों, मैं साथ साथ जो इस्त्री करती हूँ और आखिर में जो ट्राउज़र आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी, वो इस्त्री करके नहीं दिखाऊंगी। पहली चीज़ ये, बाकी लोग पहले पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं, बाद में इस्त्रियाँ कर देते हैं, तो उनके मेरे बिल सेम ही आते हैं। फिर जनाब, इसको अब हम, जो ज़ाहिर सी बात है ये वाला हिस्सा आज़ाद था, इसको डबल साइडेड टेप से फॉर द टाइम बीइंग, मैं फिर कह रही हूँ, इसको बाद में मैं तुरपाई करूँगी। और फिर इसको उल्टा लेंगे सीधी तरफ से, और इसकी सिलाई का मार्जिन हम लोगों ने प्रॉपरली खोलना है, और जब आप इसे अच्छे से आयरन करोगे तो ये क्रीज बैठ जाएगी। दिस इज़ द ट्रिक। ये होती है चीज़ें जो जहन में रखने वाली हैं जनाब। ये एक तरफ का हमारा बन गया है पंचा, ये दूसरी तरफ का बन गया है पंचा। अब इसके आसन जोड़ने की भी ट्रिक बताती हूँ। आपने ट्राउज़र की एक लेग को उल्टा कर देना है और दूसरी लेग को सीधा रहने देना है। दोनों की आसनें यूँ सेंटर की तरफ आनी चाहिए, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। फिर इसके बाद आप लोगों ने ये जो सीधा हुआ है ना, इसको उल्टे वाले हिस्से में यूँ धंसा देना है इस तरीके से, और यहाँ से मैं ज़रा पकड़ के खींचती हूँ ताकि मैंने छेती छेती काम कंप्लीट हो जाए मेरा। अच्छा, मुझे अक्सर पंजाबी में कमेंट्स आते हैं इंडिया से। इंडिया में भी पंजाब है, वहाँ पे भी पंजाबी होते हैं। खैर, ऑल ओवर वर्ल्ड अब तो हर जगह छाए हुए हैं। तो बहुत बहुत मशहूर हूँ मैं आप लोगों की। आप लोग देखते हैं मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा मशहूर है गया। मैंने लगता है कि मैंने पंजाबी च तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहरहाल जी, आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया आसन सही से। अब ये ना कहिएगा नीला तुमने ये ट्रिक बताई हमसे नहीं हुई, ध्यान से देख के फिर ये ट्रिक फॉलो करनी है। फिर जी हमने सेंटर सीट से इस तरह एग्जैक्ट मिला के नीडल अंदर की तरफ रख के जितनी सिलाई का मार्जिन है उतनी दूरी पे प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करके फिर प्रेसर फुट उसके ऊपर रखना है। अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट कर देते हैं। और एक तरफ से सिलाई करते हुए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि कपड़े को खिंचाव ना पड़े, नीचे कोई कपड़ा ना आ जाए, कोई चुन्नट ना पड़ जाए। बहरहाल कपड़े ऐसे सियो कि एक ही दफ़ा सियो, बार बार उधेड़ उधेड़ के क्या सीना है ना। तो अब हम छेती छेती इसको एक तरफ से कंप्लीट करते हैं। फिर इसको दूसरी तरफ से जब सिलाई लगाएंगे तो 2 इंच पीछे की तरफ से सिलाई स्टार्ट कर दीजिएगा ताकि आसन की तरफ वो जो टांका था वो पक्का हो जाए। ठीक है जनाब। अब हम इसको जल्दी से ऐसे ही बिछू के, अच्छा लॉन के कपड़े जो होते हैं ना वो चिपकते भी हैं आपस में बड़े ज़्यादा, कॉटन इतना नहीं होता,
ये लॉन को बस खेलते ही रहो, पकड़ो हाथ में, आता इधर से जाता उधर से, हो जाता है कभी। सब कहते हैं ना लॉन को सीना बड़ा आसान है, मुझे नहीं पता कैसे आसान होता है, मैं तो यही काम करती रह जाती हूँ। बहरहाल जी इसको अब हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद इलास्टिक ले लेते हैं। नहीं, पहले मैं आपको इसको सीधा तो करके दिखा दूँ। पहले मैंने दोनों को उल्टा कर दिया है, उल्टा करने के बाद पूरे को सीधा किया ताकि मैं आपको दिखा दूँ भाई उल्टी साइड पे उल्टी साइड ही आई है, सीधी साइड पे सीधी साइड ही आई है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने ले ली है इलास्टिक मैंने ली है कमर के हिसाब से 28 इंचेस, क्योंकि थोड़ी सी लूज़ थी। मैं आगे चल के दिखाती हूँ। इसको अब हम जॉइंट कर लेते हैं यहाँ पे, पहले स्क्वायर बनाते हैं फिर एक्स शेप बनाते हैं, जैसा आपको लगता है, लेकिन पक्की सी ज़रा स्टिच कर लीजिएगा। अब बस इलास्टिक की लगानी है, फिर इसके बाद हमारे ट्राउज़र्स की लुक कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, मैं तो डायरेक्ट लगाती होती हूँ अलहदा से नेफ़ा फोल्डिंग करके, तो लंबाई टाइम हो जाता है। मैंने हालांकि वो भी सिखाई है आप लोगों को, लेकिन बहरहाल हर एक का अपना अपना है, आपको वैसे कन्वीनियंट लगता है तो आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैंने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है। अच्छा, फ्रंट की तरफ तो इलास्टिक लगाना बड़ा सौखा काम है, बैक की तरफ जाके अपने, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 4 सिलाइयाँ हैं हमारी, 2 साइड की 2 आसन की, तो कपड़ा कपड़े से मैच करना चाहिए। बैक के ऊपर जाके ये जो हल्की सी आपको लगती है, इसे छोटी छोटी चुन्नटें देख के बैक की उठान की तरफ इसको आप बैलेंस कर लिया करें। और जब आप सेंटर सीट पे जाती हैं ना, पिछले वाले हिस्से की आसन की तरफ जाती हैं, तो वहाँ पे दूसरी तरफ, अभी जैसे कि मैं जाऊँगी, मैं करके दिखाती हूँ ज़रा। यहाँ पे मैं गई ना आप दूसरी तरफ, तो वहीं पे चुन्नटें कंप्लीट की हैं मैंने, ठीक है। उतना ही 1 इंच 1.5 इंच 1 इंच ही हद से ज़्यादा आता है। अच्छा, कुछ ये बैक वाले ही चीज़ को भी बड़ी ज़ोर से खींच देते हैं, वो रेब है उसको नहीं इतना खींचना। मैंने कहा ना, कपड़े की अपनी रेब भी काटो तो उसकी अपनी एक उठान होती है कपड़े की, और उसको आप फोल्ड करके बिठाओगे तो वो वहीं पे बैठता है, खींचोगे तो जाहिर सी बात है वो गोल घूम के ही आएगा। तो ये चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है इतनी बारीकी से। मैं इसलिए हर पॉइंट शेयर कर देती हूँ, और इतनी लंबी लंबी वीडियोज़ मैं इसलिए बनाती हूँ कि आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, और फिर इसके बाद आप लोग स्टिच करें तो आपको कोई मुश्किल दिक्कत परेशानी ना हो। अब हम इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। इलास्टिक देखें यहाँ पे बार बार मुझे खींचना पड़ती है, जाहिर सी बात है कपड़े की गुलाई इलास्टिक की गुलाई से ज़्यादा होती है, तो उसको जब हम खींचेंगे नहीं तो फिर कैसे उसमें कवर होगी। अब जल्दी से, इससे पहले कि उसके ऊपर धड़ करते हुए सिलाई कर लेती, मैंने धागा पहले कट किया है। अब इलास्टिक के मार्जिन को चारों तरफ से मैंने अच्छे से बिठा लिया था खींच के, और फिर बड़ा बखिया करके इसे हम जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये डिटेल्स आपको समझ में आई होंगी, अगर आई हैं तो फिर बस ठीक है, होता नु की चाहिए। इसको मैं छेती से कंप्लीट करती हूँ, छेती पंजाबी में जल्दी को कहते हैं। एनू छेती छेती मैं कंप्लीट करके तो तानू वो खा छड़ दी एदी फुल लुक। और आखिरी जो मैंने लुक दिखाई है मैं इस्त्री किए बगैर दिखाई है। अब बताइएगा साथ साथ इस्त्री करना ठीक नहीं है क्या? ये देख लो जी, पंच है इसके, यानी इसका बॉटम, और अंदर से इसकी इस तरीके से इसको मैं तुरपाई करूँगी। मैंने तीसरी दफ़ा रिपीट कर दिया है, और अभी मैं इसकी जब आखिर में कंप्लीट लुक दिखाऊंगी ना तो आप समझ जाएंगे कि इसकी लुक क्या ही आई है। और इसकी फ्रंट लो बैक आई है, और इलास्टिक इस दफ़ा थोड़ी सी चौड़ी लगा दी है मैंने, वैसे थोड़ी कम लगाया करती हूँ। बहरहाल जी, अभी मैं कंप्लीट लुक दिखा दूँ। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखियो, मैंने दुआएं याद रखियो। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।